जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत अनलॉफुल बता दिया गया है। यूएपीए आपको पता ही है, यूएपीए ऐसा कानून है जिसकी कोई काट नहीं है। अब मसर्रत आलम भट्ट इसका हेड, इसका चेयरमैन, ये शक्ल देखिए मसर्रत आलम की। शक्ल देख ली, शक्ल ऐसी है भाई साहब की कि माँ बच्चे से कहे कि बेटा सो जा वरना मसर्रत आलम आ जाएगा। ये आदमी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ भी लगा हुआ था। ये आदमी सैयद अली शाह गिलानी के फैक्शन का भी था और उनकी जगह लेना भी चाह रहा था। टेम्परेरी कैपेसिटी में उसका बड़ा सीनियर ओहदेदार भी था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का। ये कई बार जेल जा चुका है और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं दोस्तों पत्थरबाजी की, जब हम बात करते हैं कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, जब हम बात करते हैं कश्मीर में फंड रेजिंग की। ओ फंड रेजिंग यार, इससे पैसे लिए, वहाँ से लिए, मस्जिदों में अनाउंसमेंट कराई कि ये एक तंजीम है, आप इसके साथ ताउन कीजिए, आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जिसकी जैसी हैसियत, जिसकी जैसी औकात, ये सारे काम ये करता था। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया और भाई के पीछे यूएपीए लग गया है। अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा, सोचिए। मैं ज़रा आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ दोस्तों। ये बैकग्राउंड ना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के पीछे एक बैकग्राउंड है। क्या था कि एक पूरा इकोसिस्टम कश्मीर में फंक्शन करता था दोस्तों। हुर्रियत क्या है? हुर्रियत एक पार्टी नहीं है, हुर्रियत एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर 2 दर्जन पार्टीज थी उसके अंडर, और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये बनाई थी पाकिस्तान की आईएसआई ने। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जन्म लिया और इस प्रकार के जो प्राणी थे उस समय मसर्रत आलम टाइप के, इस प्रकार के प्राणी जो कि बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज थे, जो बहुत ज़्यादा जिहादी माइंडसेट रखते थे, उन सब लोगों को पकड़ा और उन सब लोगों को बोला कि ठीक है तुम हमारे साथ आ जाओ। अब ये इकट्ठा हो गए। क्या हुआ कि इनको भारतीय स्टेट ने भी फंड करा दोस्तों। आपको सुन के बड़ा शौक होगा, मैं कई बार बता चुका हूं इंडियन स्टेट ने इनको कैसे फंड करा। इंडियन स्टेट को ऐसा लगता था कि हम लोग कश्मीर में, अब देखो सेपरेटिज्म तो हो ही रही है, जो लोग हथियार ले रहे हैं अपने हाथ में वो तो ये बोल ही रहे हैं कि हमें भारत से अलग होना है। वो लोग तो ये AK-47 लेके चल चुके हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, यहां से वहां से, पूरा एक जिहाद की फैक्ट्री पाकिस्तान ने कश्मीर में खोल दी थी। तो उस समय किसी बुद्धिजीवी का दिल्ली में यह ख्याल आया कि भैया ऐसा है कि इनको पैसे देते रहो। किनको पैसे? हुर्रियत। क्योंकि हुर्रियत जो है बातें करता था, हुर्रियत हथियार नहीं चलाता था। हुर्रियत आतंकवादियों के साथ, टेररिस्ट के साथ घुला मिला तो था, लेकिन हुर्रियत अपने आप में काइनेटिक एक्शन नहीं करता था। तो इनको लगा कि हुर्रियत को पैसे देते रहो, पैसे देके इनको खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन ऐसा होगा कि भाई वो यूनाइटेड नेशंस के जो कश्मीर को लेकर रेजोल्यूशन थे, अगर उसके ऊपर कभी वोटिंग आएगी तो ये लोग हमसे इतना पैसा ले चुके होंगे कि उस दिन ये चुप हो जाएंगे और बोलेंगे कि चलो यार जैसा भी है, चलो भारत के साथ ही ठीक है। ये किसी महान आत्मा ने आइडिया लगाया बहुत पहले। दोस्तों 2 बातें बताता हूं। जब 370-35 से हटा तो इसी कारण से हटा कि मोदी सरकार ने फैसला कर दिया कि ना हमें यूएन की बात माननी है, ना हमें हुर्रियत की जरूरत है। जो पत्थर फेंकेगा उसके कान के नीचे 3 लगाओ और जेल में डालो उसको। जो आतंकवादी है उसको ठोको। ये तुम्हारा बहुत हो गया, प्रोटेस्ट, ड्रामा, हाय हाय, छाती पीटना, विक्टिम कार्ड, ये सब डालो कोने में। उन्होंने इंटरनेट का लॉकडाउन करा, 370-35 से हटाया, कश्मीर घाटी शांत हो गई 5-6 महीने में, कहानी खत्म हो गई, अब नॉर्मल हो चुकी है लगभग। अभी भी एनकाउंटर चल रहे हैं, अभी भी मौतें हो रही हैं वहां पे, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा कम। अब एक और बात बताता हूं दोस्तों, यही गलती इजराइल ने करी जो गलती भारत ने करी थी। और मुझे लगता है कि भारत को ये चीज इजराइल के साथ, पता नहीं, भारत ने उन्हीं को स्टडी कर लेनी चाहिए थी। हम क्या शेयर करते हैं तो ओपन है। इजराइल ने क्या गलती करी आपको पता है? इजराइल ने भी हमास को, क्योंकि हमास की सरकार चलती थी गाजा में ना, तो बोला कि नहीं हम फिलिस्तीनियों को नौकरियां देंगे। फिलिस्तीनियों को बड़े हजारों दर हजारों, दसियों हजारों फिलिस्तीनियों को हम नौकरी देंगे, और जितना फिलिस्तीन में उनको पैसा मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा उनको सैलरी दी, सब कुछ दिया उनको, अस्पताल से लेकर, स्कूल से लेकर, जो चाहिए बताओ। क्योंकि इजराइल को ऐसा लग रहा था कि सांप को दूध पिलाने के बाद वो खरगोश बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन यार आप सपोले को कितना भी दूध पिलाओ, उसकी फितरत तो सांप बनना है और सांप की फितरत है काटना, राइट? यही चीज भारत ने गलती करी थी। अब आप 2 समझ रहे हैं,
इजराइल और भारत दोनों ने सेम गलती करी। भारत ने भी यही गलती करी कि इनको पैसा देते रहो, इनका इलाज करवाते रहो। गिलानी खुद आता था दिल्ली में, और भाई साहब वीआईपी मूवमेंट, आगे कमांडो पीछे कमांडो, ये आ रहा है इस होटल में, उसके फॉलोअर रह रहे हैं, यहाँ जम्मू और कश्मीर भवन में ये चल रहा है, पूरा ड्रामा चलता था। पैसे कौन देता था? आप और हम, हमारे टैक्स के पैसे जाते थे और गिलानी ऐश करता था। महा करप्ट आदमी गिलानी, महा, लोग कहते हैं मर गया उसके खिलाफ, बुरा तो था ही वो, झूठ क्यों बोले हम, बुरा तो था ही, महा करप्ट आदमी, महा करप्ट आदमी। ठीक है, तो अब ये मसर्रत आलम की टाइटाई फेस कर दी है। दोस्तों बहुत जरूरी है, जमाते इस्लामी, ठीक है, जमाते इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके कार्डर एक ही जैसे हैं। और एक और पॉलिटिकल पार्टी है मैडम की, मैं नाम नहीं लूंगा वरना मैडम गुस्सा, मैडम ब्लॉक कर देती हैं यार मुझे ट्विटर पे ना, मैं ज़्यादा बोलूंगा मैडम फिर से पता नहीं बोलेंगे कि फ़ोन आ जाएगा कश्मीर से कि मेजर साहब ये क्या बात है, मैडम ने ब्लॉक कर रखा है। उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत लोग हैं जो एक ज़माने में जमातुल इस्लामी को हुआ करते थे। सारे के सारे जमात वाले और हिजबुल मुजाहिदीन वाले ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोस्तों। अब मसर्रत आलम की हो गई टाइम फिस। तो ये कश्मीर का मैंने आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बताया। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, कश्मीर में आपको पता है रोहिंग्या पहुंच गए? आपको पता है जम्मू में रोहिंग्याज हैं, आर्मी की कैंटोनमेंट के बिल्कुल बगल में। आपको पता है बेंगलोर में रोहिंग्याज हैं, आपको पता है इंदौर में रोहिंग्याज हैं। आपको नहीं पता होंगी ये सब बातें, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पता है तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में पहुंच गए, हर सिर्फ असम ने निकाला उनको, पूरे रोहिंग्या पहुंच गए। अभी इंडोनेशिया दोबारा घुसने की कोशिश करी कल रोहिंग्याओं ने, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई इंडोनेशिया की, जबकि रोहिंग्या भी मुसलमान हैं और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है। इंडोनेशिया ने क्या बोला? इंडोनेशिया ने कहा ये सब लोग आ गए समुद्री तट पे जहां पे रोहिंग्यास की नाव आ रही थी, हजारों की भीड़ खड़ी हो गई वहां पे, किसी के हाथ में फरसा, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में लाठी, जिसके हाथ में जो हथियार, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई कि तुम हो कौन जो तुम इंडोनेशिया के अंदर घुस रहे हो ऐसे। तो उन्होंने बोला रोहिंग्याज ने, जो उनके आसपास हैं, कि हमें आने दो कि ऐसे भी मुसलमान थे तो उन्होंने नथिंग डूइंग, भागो यहाँ से। पहली यहाँ पे लोगों का ना बड़ा दिल मचलता है, सारे जहां का दर्द इनके जिगर में है। यहाँ के लेफ्ट वाले, यहाँ के वामपंथी भाई साहब इतना बोलेंगे ये रोहिंग्या हमारे भाई हैं। अपने घर में रख लो ना, फिर क्यों अपने घर का दरवाज़ा खोल के नहीं जाते बाजार? अपने घर में रखो, जितने भी वामपंथी हैं सब लोग अपने घर में 5-5 रोहिंग्या रखो, तब मैं मानूं। देश के अंदर आ गए इंडोनेशिया, दोस्तों जो सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, उन्होंने गेट आउट। उन्होंने अपनी सरकार का वेट नहीं करा, उन्होंने पुलिस का वेट नहीं करा, वो खुद आ गए वहाँ पे और खुद उन्होंने फिजिकली रोक दिया, बोला भागो यहाँ से। अब रोहिंग्या भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो रही है, ये जो पूरा मैटर है ना, चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे हम कहीं और की भी बात करें, एक जैसी सुरताल चल रही है हर जगह, एक जैसी सुरताल, राइट। कश्मीर में इन लोगों ने, ये हुर्रियत वालों ने एक विक्टिमहुड का नैरेटिव बनाया। हाय हाय, हम परेशान हैं। क्यों परेशान हो यार? पूरे हिंदुस्तान में सब लोग खुश हैं यार, अपना काम कर रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, सो रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? पाकिस्तान ने इनके दिमाग में जहर डाल दिया कि तुम्हें आज़ादी चाहिए। अब किसी को नहीं चाहिए आज़ादी। जिसको आज़ादी चाहिए अमित शाह से बात करो, जिसको भी आज़ादी की चाहिए, यू प्लीज टॉक टू मिस्टर अमित शाह।